कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। एलओसी से कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश, सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला, सीआरपीएफ जवान शहीद। जिरीबाम में कुक्की उग्रवादियों ने फायरिंग की, जवान के सिर में लगी गोली। दिल्ली में बिजली बिलों पर आज बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिले विरोध प्रदर्शन के ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज, मुंबई में आज बीजेपी की होगी बड़ी बैठक, उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जस्टिस संजय कुमार मामले में हटे, शराब नीति केस से जुड़ा है मामला। बिहार में 7 नदियां उफान पर, महाराष्ट्र कर्नाटक में रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां आज महाराष्ट्र के दौरे पर 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का महाराष्ट्र दौरा। आज बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे दोनों मंत्री। तो भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का महाराष्ट्र दौरा आज, जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी बैठक में दोनों मंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी की जाएगी बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे शामिल। सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। अश्विनी वैष्णव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर की जाएगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। तो आज महाराष्ट्र दौरे पर 2 केंद्रीय मंत्री, जहां पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का महाराष्ट्र दौरा आज। आपको बता दें कि बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे दोनों मंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा बैठक का आयोजन। इस बैठक में डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रभारी, सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के उससे पहले बीजेपी के 2 बड़े केंद्रीय नेता महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का महाराष्ट्र दौरा आज। बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे दोनों मंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर की जाएगी बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र प्रभारी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। वहीं बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर की जाएगी चर्चा। सह प्रभारी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा की जाएगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। तो महाराष्ट्र दौरे पर 2 केंद्रीय मंत्री, जहां पर महाराष्ट्र में एक बैठक का आयोजन किया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की ओर से 2 बड़े केंद्रीय मंत्री आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर के बात करेगी। इस बैठक में बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा कर सकती है। तो खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के 2 बड़े नेता आज महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र दौरा है उनका। सीटों के बंटवारे को लेकर के महाराष्ट्र जाएंगे बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव।
तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो अक्टूबर में हो सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही तमाम तैयारियों के मद्देनज़र महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं बीजेपी की ओर से 2 केंद्रीय मंत्री, जो कि महाराष्ट्र पहुंचकर वहां पर एक बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम प्रभारी सह प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक करने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के इस बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी के 2 बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जहां पर सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी नजर आती है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक मुंबई में हो रही है। इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, 2 मंत्री ऐसे पहुंच रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव वैसे महाराष्ट्र के बीजेपी प्रभारी भी हैं। तो इन 2 मंत्रियों की उपस्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल शिवसेना और सहयोगी दल अजीत पवार का, 2 सहयोगी दलों के साथ जो बैठक होगी उसमें विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के आगे होगी। इसके साथ सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा वो सीट बंटवारों को लेकर रहेगा कि जो तीनों पार्टी मिलकर सरकार चला रही है और तीनों पार्टियों को एक साथ आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो तीनों को इस सीट बंटवारे को लेकर अहम कड़ी के तौर पर आज भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव 2 लोग उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर नेताओं में देखा जाए तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उपस्थित रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज वो बैठक होगी और मुद्दा अहम वही रहने वाला है कि चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, विधानसभा चुनाव में कैसे दोनों चुनाव प्रचार करेंगे और सीटों का बंटवारा किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये अहम बात रहेगी आज। बिल्कुल, और साथ ही वहीं देखा जाए अखिलेश जी, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के 48 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 17 सीटें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को जो झटका लगा था उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लेकर चल रही है और उसको बहुत ही हल्के में नहीं ले रही। उनको अंदाजा है कि अगर लोकसभा चुनाव जैसे हालात रहे तो विधानसभा चुनाव में वहां से उनकी सरकार जा सकती है और हार का सामना करना पड़ सकता है। और महाआघात बिगाड़ी जो संघ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस जो शामिल हैं उनकी सरकार बन सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कोई कसर नहीं छोड़नी चाहती है कि इसलिए पहले से रणनीति कर लेना चाहती है, चुनावी प्रचार का तैयारी कर लेना चाहती है और सीटों का बंटवारा कर लेना चाहती है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई झटका ना लग पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी काफ़ी सीरियस मोड में नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो तैयारियों की जो शुरुआत है वो बीजेपी की ओर से अभी से ही कर दी गई है, जिससे बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपना जो पिछला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है वो दोहरा पाए और विपक्ष को कोई भी मौका इस बार बीजेपी देना नहीं चाहती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 2 सीटों पर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं 2 केंद्रीय मंत्री। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर नेपाल में बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की तैयारी। चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की तैयारी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली हुए पीएम नियुक्त। आज नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली दिलाएंगे शपथ। तो चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की तैयारी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली हुए पीएम नियुक्त। राष्ट्रपति आज केपी शर्मा ओली को दिलाएंगे शपथ। रामचंद्र पौडेल पीएम पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो नेपाल में चौथी बार बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की है तैयारी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली पीएम हुए नियुक्त। आज नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली दिलाएंगे शपथ। चौथी बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की तैयारी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हुए नियुक्त। तो नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली शपथ भी दिलाएंगे आज।
वहीं बिजली बिलों पर आज बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिलों में विरोध प्रदर्शनी का ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा। 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। तो दिल्ली से खबर, बिजली बिलों पर बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने किया ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। चौदह जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है बीजेपी ने, जहां पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो 14 जिलों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बिजली बिलों पर बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने किया ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। बिजली बिलों पर बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां मनीष सिसोदिया पर सुनवाई आज। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। शराब नीति केस से जुड़ा है मामला, तो मनीष सिसोदिया पर सुनवाई होगी आज। सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे। शराब नीति केस से जुड़ा है मामला, तो मनीष सिसोदिया पर सुनवाई आज। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे। शराब नीति केस से जुड़ा है मामला, मनीष सिसोदिया पर होगी सुनवाई आज। सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे। शराब नीति केस से जुड़ा हुआ बताया है मामला। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया पर आज सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज होनी है सुनवाई। तो जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया के मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। शराब नीति केस में जुड़ा था नाम। बता दें कि जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे। शराब नीति केस से जुड़ा हुआ है मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है आज, और वहीं इस मामले में देखा जाए तो जस्टिस संजय कुमार हट गए हैं। इसकी क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज जमानत पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में ये 3 जजों की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। उसमें से एक जज जस्टिस संजय कुमार ने अपने को पिछली 11 जुलाई को हुई सुनवाई में ही ये कह दिया था कि वो निजी कारणों से उनके भाई के चलते वो कुछ उनके पर्सनल चीजें हैं जिनकी वजह से वो आगे जब सुनवाई होगी तो उसमें वो शामिल नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2 जजों की जो खंडपीठ बची थी, तो आज फिर एक बार उनकी जमानत पुनर्विचार याचिका यानी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, उस पर सुनवाई होगी। अब ये याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करता है या नहीं करता है, और जमानत याचिका पर सुनवाई आगे शुरू होती है तो कौन खंडपीठ करेगी, उसमें कितने लोग आगे शामिल होंगे, इन तमाम चीजों पर आज देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बिल्कुल होगी। और वहीं अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को भी सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किया था। उसके बाद दोबारा से एक याचिका डाली गई, तो क्या लगता है कि इस बार उन्हें राहत मिलेगी, जमानत मिल पाएगी या नहीं?
मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में दो मेन याचिकाएं हैं, एक ईडी की तरफ से है और दूसरी सीबीआई की तरफ से। तो दोनों में याचिकाएं मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई हैं। तो सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी तो उस दौरान सीबीआई और ईडी दोनों के तरफ से इस पुनर्विचार याचिका में उनके वकील की तरफ से विरोध किया जाता है, और वो कितना विरोध होता है और किन दलीलों के साथ विरोध किया जाता है कि इनको जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं विचार किया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों पर जब बैठक होगी तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की खंड पीठ जब बैठेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया के मामले पर आज सुनवाई होनी है, जहां पर शराब नीति केस से जुड़ा है मामला। जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी और इस मामले से जस्टिस संजय कुमार निजी कारणों के चलते हट गए हैं। मयूर विहार की एक कपड़ा दुकान में लगी आग। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मयूर विहार की एक कपड़ा दुकान में लगी आग। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मयूर विहार के नीलम माता मंदिर के पास लगी आग। मयूर विहार की एक कपड़ा दुकान में लगी आग। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मयूर विहार के नीलम माता मंदिर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो मयूर विहार की एक कपड़ा दुकान में लगी आग। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग लगने से धुएं का जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। और आग के बाद का नुकसान देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगने के बाद पूरा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार यूनिफॉर्म बनाने वाली एक कंपनी है और तमाम जितनी भी मशीनें हैं वो आग से जलकर खाक हो गई हैं। मयूर विहार की एक कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मयूर विहार के नीलम माता मंदिर के पास का पूरा मामला। उन्नीस जुलाई को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक। सावन को लेकर लिया जाएगा अहम निर्णय। सावन को लेकर लिया जाएगा अहम निर्णय। शहर के विकास और मूलभूत समस्याओं पर की जाएगी चर्चा। 6 कार्यकारिणी के सदस्य बैठक का बनेंगे हिस्सा। तो 19 जुलाई को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक। सावन को लेकर लिया जाएगा अहम निर्णय। शहर के विकास और मूलभूत समस्याओं पर होगी चर्चा। 6 कार्यकारिणी के सदस्य बैठक का बनेंगे हिस्सा। 19 जुलाई को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक। सावन को लेकर लिया जाएगा अहम निर्णय। शहर के विकास और मूलभूत समस्याओं पर होगी चर्चा। 6 कार्यकारिणी के सदस्य बैठक का बनेंगे हिस्सा। तो 19 जुलाई को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जाएगा और सावन को लेकर के अहम निर्णय भी लिया जा सकता है। शहर के विकास और मूलभूत समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। 6 कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। 19 जुलाई को नगर निगम करेगा बैठक का आयोजन। उन्नीस जुलाई को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक। और वहीं बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी। यूपी में बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें। यूपी में बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 9 टीमें और पीएसी की 23 टीमें तैनात। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने की थी पहले से तैयारी। सीएम की तैयारियों ने जनता को नुकसान से बचाया। 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को किया गया रेस्क्यू। 12,000 से ज्यादा सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव से रेस्क्यू किया गया। 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नावों से रेस्क्यू किया था। 170 मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया था।
श्रावस्ती में 213 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 9 और पीएसी की 23 टीमें शामिल। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने की थी पहले से तैयारी। सीएम की तैयारियों ने जनता को नुकसान से बचाया। 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को किया रेस्क्यू। 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों से तक पहुंचाया। वहीं पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव से रेस्क्यू किया गया। एक 170 मवेशियों को भी किया गया रेस्क्यू। शिक्षा मित्रों का भी आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों ने समान कार्य का वेतन देने की मांग की है। लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों ने समान कार्य का वेतन देने की मांग की है। वेतन देने की मांग के लिए डेरा डालने का किया ऐलान। 25 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर एकत्र होंगे शिक्षा मित्र। दोपहर 2 बजे से मृतक शिक्षा मित्रों को देंगे श्रद्धांजलि। तो मांग को लेकर सीएम को एक ज्ञापन भी भेजेंगे। समस्याओं का समाधान ना हुआ तो आंदोलन शुरू करेंगे। शिक्षा मित्रों का भी आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों ने समान कार्य का वेतन देने की मांग की। वेतन देने की मांग के लिए डेरा डालने का किया ऐलान। 25 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर एकत्र होंगे शिक्षा मित्र। दोपहर 2 बजे से मृतक शिक्षा मित्रों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र ज्ञापन भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पांच सितंबर को पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र लखनऊ में होंगे एकत्र होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। दोपहर 2 बजे से मृतक शिक्षा मित्रों को देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र। दोपहर 2 बजे से मृतक शिक्षा मित्रों को देंगे श्रद्धांजलि। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो अब शिक्षा मित्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या समान वेतन नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि जानकारी यही सामने आ रही है। देखिए, जो ये शिक्षा मित्र हैं, ये लगातार परिषदीय स्कूल के शिक्षकों से जो चल रहा है, अब जो है शिक्षा मित्र आंदोलन करने की राह पर हैं। वजह साफ है कि शिक्षा मित्रों का जो सामान है, कार्य है, उसका वेतन जो है वो नहीं मिल पा रहा पूरी तरीके से, जिसको लेकर के नाराजगी इनके अंदर है। और इसको लेकर के कल एक वार्ता की गई है। उस वार्ता के अंतर्गत जो है जब ये वार्ता हुई, जिसमें 25 जुलाई को जिला विद्यालयों पर दोपहर 2 बजे के सभी लोग एकत्र होंगे और शिक्षा मित्र उसके बाद श्रद्धांजलि देंगे। जो लोग मृतक हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। इन सब चीजों में लेकर के अगर की मांगे नहीं मानी गई तो 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन जो है पूरे
एकत्र होंगे, एक साथ आएंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहीं न कहीं परिषदीय स्कूल के जो शिक्षकों का जो विरोध चल रहा है मौजूदा समय में अटेंडेंस को लेकर के, लेकिन अब जो है जो शिक्षा मित्र हैं वो भी जो है आंदोलन की राह पर आ चुके हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर के वो लगातार इसका विरोध जताएंगे। 25 तारीख को सभी जिला अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंच करके ज्ञापन सौंपेंगे और वो जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम होगा। इसके साथ भी अगर कोई समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो 5 सितंबर को फिर से वो अग्रसर होंगे धरना देने के लिए और फिर उन्होंने ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन तक ये धरना जो है जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार देखा जाता है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद कहीं सरकार से उनकी बातचीत होती है और फिर उनकी मांगे मानी जाती हैं या फिर उन्हें समझाया बुझाया जाता है। क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों की जो मांग है उस पर सरकार सहमति देगी या नहीं? देखिए, शिक्षा मित्रों की जो मांगे हैं कि मृतक आश्रितों को जो है पूरी तरीके से उनको जो है जो उनका मुआवजा है वो उनको मिले। इसके साथ ही साथ में जो हम लोगों का काम कराया जा रहा है, काम से कम मूल्य दिया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन अटेंडेंस चल रही है उसको भी कहीं न कहीं एक पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। यानी कि इनकी 5-7 मांगे हैं, इन अपनी मांगों को लेकर के धरना देते हुए नजर आएंगे। अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मांगती है तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हुए नजर आएंगे, वो भी लखनऊ के अंदर। तो साफ तौर पे उन्होंने ये ऐलान जो है वो कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर 25 जुलाई को जब ये हर जिले पे जा करके डीएम को ज्ञापन देंगे तो वहां पर किस तरीके का माहौल होने वाला है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी आवाजें जो है वो पहुंचेंगी या फिर ये 5 सितंबर को एकत्र होकर के एक अनिश्चितकालीन धरने के लिए आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शिक्षा मित्रों के आंदोलन की बात सामने आ रही है, जहां पर 25 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर एकत्र होंगे शिक्षा मित्र। वहीं 5 सितंबर को सभी जिलों से शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां सीएम योगी आज करेंगे ऊर्जा विभाग की समीक्षा। विभिन्न परियोजनाओं की देखेंगे प्रगति रिपोर्ट। सुबह 11 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी देखेंगे। ऊर्जा विभाग के अधीन चल रही हैं परियोजनाएं, प्रदेश में बिजली उत्पादन पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। वहीं ऊर्जा विभाग के अधीन चल रही परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। प्रदेश में बिजली उत्पादन पर होगी चर्चा। विद्युत वितरण निगमों ने आपूर्ति पर होगी चर्चा। वित्तीय स्थिति और भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की जा सकती है। तो सीएम योगी आज ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। सुबह 11 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। ऊर्जा विभाग के अधीन चल रही हैं योजनाएं, प्रदेश में बिजली उत्पादन पर होगी चर्चा। विद्युत वितरण निगमों द्वारा आपूर्ति पर भी चर्चा की जाएगी। वित्तीय स्थिति, भविष्य की कार्य योजना पर होगी चर्चा। तो सीएम योगी आज ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। विभिन्न परियोजनाओं की देखेंगे प्रगति रिपोर्ट। सुबह 11 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। ऊर्जा विभाग के अधीन चल रही परियोजनाएं, प्रदेश में बिजली उत्पादन पर भी की जाएगी चर्चा। विद्युत वितरण निगमों द्वारा आपूर्ति पर की जाएगी चर्चा। वित्तीय स्थिति, भविष्य की कार्य योजना पर की जाएगी चर्चा। सीएम योगी आज ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। राम मंदिर की सुरक्षा परखेगी एनएसजी। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हब बनाने की तैयारी। एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में होगी तैनात। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही रामनगरी अयोध्या।
17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है अयोध्या। एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में होगी तैनात। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है अयोध्या। एनएसजी की टुकड़ी अस्थायी रूप से होगी स्थापित। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है अयोध्या। 14 दिनों तक राम जन्मभूमि आसपास की परखेंगे सुरक्षा। एनएसजी टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक करेगी जांच। राम मंदिर की सुरक्षा अब परखेगी एनएसजी। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हब बनाने की तैयारी। एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में होगी तैनात। तो एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में तैनात होगी। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है अयोध्या। 14 दिनों तक राम जन्मभूमि और आसपास की परखेंगे सुरक्षा। सत्रह जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है अयोध्या। एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में होगी तैनात। चौदह दिनों तक राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा परखेंगे। एनएसजी टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहकर करेगी जांच। तो राम मंदिर की सुरक्षा अब एनएसजी पर। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हब बनाने की तैयारी। एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से अयोध्या में होगी तैनात। 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी पहुंच रही है रामनगरी अयोध्या। फर्जीवाड़े से पास की पुलिस भर्ती परीक्षा। अभ्यर्थी ने अपनी जगह बैठाया था सॉल्वर। 2018 में आयोजित हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा। 2018 में आयोजित हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान हुआ खुलासा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के डिप्टी एसपी ने दर्ज कराई एफआईआर। डिप्टी एसपी ने हुसैनगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मिर्जापुर के मंगला प्रसाद ने पास की थी भर्ती परीक्षा। तो फर्जीवाड़े से पास की पुलिस भर्ती परीक्षा। अभ्यर्थी ने अपनी जगह बैठाया था सॉल्वर। 2018 में आयोजित हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान खुलासा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के डिप्टी एसपी ने दर्ज कराई एफआईआर। डिप्टी एसपी ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो एफआईआर दर्ज कराने का मामला भी सामने आ रहा है। दो 2018 में आयोजित हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान हुआ खुलासा। शारीरिक और मानसिक परीक्षा के दौरान हुआ खुलासा। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के डिप्टी एसपी ने दर्ज कराई एफआईआर। डिप्टी एसपी ने हुसैनगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर।
और वहीं राजधानी लखनऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में टाटा मैजिक और टीडीएम में हुई टक्कर, डीसीएम में हुई टक्कर, माफ कीजिएगा, डीसीएम में टक्कर की बात सामने आ रही है। टाटा मैजिक में बैठी सवारियां हुई घायल। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंचे पुलिस। पुलिस ने घायल लोगों को भेजा अस्पताल। बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र के तहसील मोड़ का पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 24 हाईवे पर हुआ है हादसा। टाटा मैजिक और डीसीएम में हुई टक्कर। इस टक्कर के बाद टाटा मैजिक में बैठी सवारियां हुई घायल। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। तो राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसे के बाद सामने आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे 24 पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। टाटा मैजिक और डीसीएम में हुई है जोरदार टक्कर और इस टक्कर के बाद टाटा मैजिक में बैठी सवारियां हुई घायल। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र के तहसील मोड़ की घटना बताई जा रही है। खबर बहराइच से, जहां पर 7वीं मुहर्रम का जुलूस हुआ रवाना। अपनी पुरानी रिवायत के साथ जुलूस रवाना किया गया। लगातार 36 घंटे शहर में करेगा सफर। अपनी पुरानी रिवायत के साथ जुलूस हुआ रवाना। लगातार 36 घंटे शहर में करेगा सफर। देर रात सैयदवाड़ा स्थित इमामबाड़े में निकाला गया जुलूस। लगातार 36 घंटे शहर में करेगा सफर। देर रात सैयदवाड़ा स्थित इमामबाड़े से निकाला गया जुलूस को लेकर चौक चौराहे पर हुआ रूट डायवर्जन। जिला प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरीके से मुस्तैद देखा गया। अपनी पुरानी रिवायत के साथ जुलूस हुआ रवाना। लगातार 36 घंटे शहर में करेगा सफर। देर रात सैयदवाड़ा स्थित इमामबाड़े से निकला जुलूस। जुलूस को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाएं, जिला प्रशासन भी दिखा मुस्तैद। 7वीं मुहर्रम का जुलूस हुआ रवाना। खबर बहराइच से बताएंगे। लगातार 36 घंटे शहर में करेगा सफर। देर रात सैयदवाड़ा स्थित इमामबाड़े से निकाला गया जुलूस। आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन इस्लाम का गम मना रही है और 7वीं तारीख जो आज मुहर्रम की गुजर चुकी है, ये एक बहराइच शहर बहराइच में जुलजना इमाम हुसैन इस्लाम की सवारी जो निकाली जाती है, बड़ी अकीदतमंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कौम के लोग हैं, इसमें हर फ़िरके के लोग, हर मज़हब के लोग, हर ज़ात के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। चूँकि मौला हुसैन सब के हैं, मौला हुसैन सब के हैं। चूँकि उन्होंने जब यजीद ने वहाँ रास्ता घेरा था, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ बच्चे, मेरे साथ औरतें हैं, हमें हिंदुस्तान चले जाने दो। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब सिर्फ इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरी तमन्ना एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि काश का हम हिंदुस्तान चले जाते। बहुत पहले जोश मलिहाबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस
मंजर और इसकी झलक देखनी हो तो शहर बहराइच आकर के जो ये 7 मुहर्रम का जुलूस निकला है, दुनिया आकर के देखे कि किस तरीके से इस जुलूस में सिर्फ शिया ही नहीं, मुसलमानों के मुख्तलिफ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग, ख़ास तौर पर हमारे अहले हुनूद हिंदू भाई और उनकी औरतें किस तरह से अपनी अक़ीदत का इजहार करती हैं, अपने बच्चों को ला करके, दूध को ला करके जुलजना पर चढ़ाना, नजरें दिलाना, किस तरह से अपनी अक़ीदत का और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और शायद यही जज्बा दिल में है कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान सिर्फ आने की ख्वाहिश की थी, वो आ तो नहीं सके, लेकिन आज सारा का सारा हिंदुस्तान अपना दिल बिछाने को तैयार है कि इमाम। खबर बुलंदशहर से, जहां पर महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बुलंदशहर महिला थाने पर तैनात थी सिपाही शशि। बुलंदशहर महिला थाने पर तैनात थी सिपाही शशि। आपको बता दें कि शशि के कमरे से सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। परेशानी से मानसिक तनाव में थी महिला सिपाही। पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने भी लिए। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर रह रही थी शशि। बुलंदशहर से खबर, जहां महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला थाने पर तैनात थी सिपाही शशि। वर्ष 2016 में पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुई थी शशि। शशि के कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। मानसिक तनाव में थी महिला सिपाही और पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर भी पहुंचे। तो वही खबर कन्नौज से, जहां पर गायों की दुर्दशा की हृदय विदारक तस्वीरें आई हैं सामने। कन्नौज के मेहंदी घाट स्थित गौशाला का सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने निरीक्षण किया। गौशाला में गायों की दुर्दशा देखते हुए हृदय विदारक कहा। इस तरह के नज़ारे से तो गायों को छोड़ देना चाहिए। गौशाला संचालक काफी दिन से देख रहा था कि कम पैसा आ रहा है, आने के चक्कर में गौशाला संचालक पागल हो गया और आनन फानन में लोगों ने लखनऊ एडमिट कराया। गाय के बच्चों को कुत्ते नोच रहे थे, गाय मर रही थी और खाने को चारा नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। कुत्ते नोच नोच कर जिंदा गाय खा रहे थे। पानी में तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं गाय। निरीक्षण में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। निरीक्षण के बाद गायों की दुर्दशा देख सपा नेता ने गौशाला संचालक के खिलाफ गौहत्या का मुकदमा दिखाए जाने की मांग उठाई है। तो वहीं कन्नौज के मेहंदी घाट स्थित गौशाला में सपा नेता नवाब सिंह ने किए गए पूरे निरीक्षण की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये गाय इसका मुंह और ऊपर खींच कर दो, बच जाएगी। मैं माँ गंगा के दर्शन करने मेहंदी घाट आया था। कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप आते हैं, आप देखते हैं, आपने गंगा घाट बनवाया, आप लोगों ने, आपका फर्ज बनता है जरा गौशाला का भी ध्यान दीजिए। मैं जब गौशाला गया, बहुत पहले गौशाला में आया था, तो उसमें कम से कम 100 गायें थी। आज मैं जब गया, गायें बताते हैं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भावुक और हृदय विदारक था। मैंने अपने आँखों से जिंदा गायों को कुत्तों को खाते हुए देखा। गाय के पेट से
बच्चे को निकाल कर कुत्ते को ले जाते हुए देखा। मैंने गंगा में जिंदा गाय को पानी में पड़ा हुआ देखा और हम लोगों ने गाय को निकाला। खबर भिंड से, जहां पर ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने मजदूरों से भरी कार में मारी टक्कर। कंटेनर ने मजदूरों से भरी कार में मारी टक्कर। कार के उड़े पर खच्चे 2 मजदूर हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी मजदूर। तो भिंड से खबर, ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने मजदूरों से भरी कार में मारी टक्कर। कार के उड़े पर खच्चे 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खेतों में धान लगाने का करते थे काम। महगांव थाना क्षेत्र बरहद गांव के पास हुआ हादसा। खबर भिंड से, जहां ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने मजदूरों से भरी कार में मारी टक्कर। कार के उड़े पर खच्चे 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। आधा दर्जन से अधिक मजदूर बताए जा रहे हैं घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खेतों में धान लगाने का मजदूर करते थे काम। महगांव थाना क्षेत्र बरहद गांव के पास हुआ हादसा, जहां पर एक कंटेनर ने मजदूरों से भरी कार में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर 2 मजदूरों की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं भिंड से खबर, जहां पर पिटाई से आहत युवक ने लगाई फांसी। कल मैरिज गार्डन में शादी में हुई थी मारपीट। कल शादी में हुई थी मारपीट। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर की थी मारपीट। परिजनों ने शव रोड पर रखकर लगाया जाम। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर की थी मारपीट। परिजनों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम। 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। कल शादी में हुई थी मारपीट। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर की थी मारपीट। परिजनों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर की थी मारपीट। परिजनों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम। 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर भिंड से, जहां पर पिटाई से आहत युवक ने लगाई फांसी। कल शादी में हुई थी मारपीट। आधा दर्जन लोगों ने की थी मारपीट। परिजनों ने रोड पर शव रखकर लगाया जाम। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।